चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज थोड़ा लेट हूँ मैं। फोबिया की बात करते हैं आज। फोबिया शुरू करेंगे और स्पाइनल कॉर्ड। आज से हम लोग कुछ पॉइंट्स बचे हैं, वो पॉइंट्स पढ़ने के बाद में हमारा इंटरकनेक्शन वाला जो चैप्टर था पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे स्पेशल जो हमारा प्रोटोकॉल होता है, वो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और अब डिसीजेज जो शुरू होगी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लेवल की डिसीजेज शुरू होगी। तो सबसे पहले हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड पढ़ने के बाद में, स्पाइनल कॉर्ड को समझने के बाद में हम लोग स्टीनोसिस क्या होता है, बल्जिंग डिस्क क्या होता है, स्लीप डिस्क क्या होता है, नर्वस सेंसेशन में स्टमक और बॉडी का जो पूरा थोरेक्सिक रीजन है, एब्डोमिनल रीजन है, उसका स्पाइनल कॉर्ड से क्या लिंक होता है, कैसे आप केवल एक्सटर्नल अप्लाई करके उसको अटैच कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फोबिया। फोबिया का मतलब होता है तर्कहीन, कोई मतलब नहीं। ठीक है, याद रखना दोस्तों। इरेशनल डिसेबलिंग फियर, इन्हें अपने आप में अक्षम बना देगा। ऐसा डर जो किसी काम का नहीं रखेगा। यदि किसी पेशेंट को ऐसा डर होता है दोस्तों, वो उस डर से दूर करने के लिए सब कुछ कर जाता है। इस अवॉइड करने के लिए, मतलब उस डर को अवॉइड करने के लिए दोस्तों वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है ना। और कुछ लोग तो जाने अनजाने में फोबिया से अफेक्टेड हो जाते हैं। वो समझते हैं तो उनका फियर जो है लॉजिकल नहीं होता है ना। फिर भी यदि वो ट्राई करते हैं कि मैं इस फियर से दूर हो जाऊं दोस्तों, वो अपने आप को इतना एंग्जियस बना देते हैं, इतना चिंताजनक बना देते हैं कि वो उसे और ज्यादा अफेक्टेड कर देता है, यानी और ज्यादा डर में चले जाते हैं। अब सबसे बड़ी चीज होती है, आप देखते हो कई बच्चे इंजेक्शन से डरते हैं, कई बच्चे डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं, कई बच्चे स्कूल में टीचर के डांट से डरते हैं, है ना। याद रखना, फोबिया प्राय अगर आप कॉज देखेंगे ना, चाइल्डहुड में से ही प्रारंभ हो जाता है ना। कुछ को यहाँ पर ट्रॉमेटिक इवेंट्स, मतलब अचानक वो खड़ा होता और अचानक एक्सीडेंट हुआ, वो शॉक लग गया, फोबिया डर लगने लगा उसको। बार बार वो इवेंट्स उसके दिमाग में आएगा, वो फोबिया में चला जाएगा, है ना। डॉग ने काटा, अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया, है ना, वो फिर डॉग से डरने लग जाएगा, फोबिया हो जाएगा। बहुत सारे लोगों में कोई भी ओबियस काज नहीं होता, फिर भी वो उस चीज से डरना शुरू कर जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों में ऐसे देखने को मिलता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, कुछ लोगों में ही प्राय कुछ स्पेसिफिक थिंक का फियर होता है। कोई स्पेशल चीज होती है, उसके बारे में वो सोच लेते हैं नेगेटिव, तो बस वो नेगेटिव होते चले जाते हैं। जैसे कुछ लोगों को क्राउड से डर लगता है, भीड़ से डर लगता है, भीड़ में जाना पसंद नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भीड़ में जाने से बिल्कुल भी मजा नहीं आता, वो क्राउड से दूर होता है। बहुत सारे लोगों को बैलून से डर लगता है, आप देखो, फोड़ के देखो, है ना, बच्चा रोने लग जाएगा, बैलून से डर लगता है। किसी को बग्स से डर लगता है ना। किसी को डेंटिस्ट या डॉक्टर से डर लगता है, सुई देख लिए कि डर रहा है। ड्राइविंग से किसी को डर लगता है ना। आप देखो, किसी को क्लोज स्पेस पे, यानी बहुत कंजेस्टेड स्पेस है, वहां जाने से, क्लोज स्पेस जाने से भी डर लगता है, जिसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। कई लोगों को जम्प्स के लेवल से डर लगता है ना। कई लोग मंजिल पे ऊपर जो है, मंजिल पे चढ़ गए, 3 मंजिल नीचे देख रहे हैं, एकदम डर गए, चक्कर आने शुरू हो गए, है ना। हाई प्लेसेस से डर लगता है, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, याद रखना दोस्तों। कई लोग ऐसे होते हैं, वो अकेले सड़क पार नहीं कर पाते, है ना। उनको हाथ पकड़ के या कोई भी उसके साथ जाएगा तो वो सड़क पार कर पाएगा, अन्यथा वो इधर और उधर देखा ही करेगा, कभी सड़क पार नहीं कर पाएगा, है ना। कई लोगों को वाटर से डर लगता है, कई लोगों को स्नैक्स से डर लगता है, सांप से, जानवरों से डर लगता है, कई लोगों को अजनबी लोगों से डर लगता है ना। कई लोगों को ऊपर से गिरने का डर लगता है ना। याद रखना दोस्तों, कोई भी इंसिडेंस अगर नजर आ रहा है, वो इंसिडेंस या तो उसके सामने हुआ हो, या वो कोई चीज को देख रहा है, या उसके ऊपर वो चीज इम्प्रिंट हुई है, डेफिनेटली मान के चलिएगा फोबिया हो जाएगा दोस्तों। सामान्यतः फियर स्वयं में ही डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स से उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों। कोई भी एक चीज से, ऐसा नहीं कि हर चीज से उसको डर लगे, नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ भयानक परिणाम होते हैं, जैसे कहीं उसी ने किसी को या तो ऊपर से नीचे गिरते देख लिया हो, या वो स्वयं गिर गया हो, है ना। रात में देखो आप, अचानक चमक के उठ जाना, ऐसे कई परिणाम होते हैं, कई
कई कंडीशंस होती है जो फोबिया जनरेट करती है दोस्तों। इसीलिए अगर एग्रोफोबिया हुआ है दोस्तों तो याद रखना पेशेंट को बहुत सारे फियर होते हैं, उनमें 3 फियर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। एक होता है लिविंग होम, कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, ठीक है। दूसरा होता है बीइंग अलोन, मैं अकेला रह गया और बाकी सब चले गए, है ना। तीसरा ऐसी कंडीशन जहां पर आपको, जब आप वहां पर देखते हो सडनली कोई हेल्प नहीं मिल सकती है, आप वहां से जा रहे होते हो, ऐसी कंडीशन आप बाढ़ में आ गए और वहां से निकल रहे हो नदी में से और अचानक बाढ़ आ गई, आप वहां पर सडनली ये हुआ है, आपको कोई मदद नहीं मिल रही है, आप वहां से लीव नहीं कर पा रहे हो। ये सारी कंडीशन दोस्तों फोबिया के लेवल पर आपको देखने को मिलती है। इसीलिए फोबिया का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है दोस्तों, जो डिसएबलिंग सिम्टम होता है, एक पैनिक अटैक उस पेशेंट में डेवलप हो जाता है ना। बहुत तेजी के साथ फियर डेवलप होता है ना। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर उसका जो हार्ट होता है ना, रेसिंग हार्ट हो जाता है, जैसे दौड़ने वाले धावक का जो हार्ट धक 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 करता है ना, ऐसे यहाँ पर पाउंडिंग या रेसिंग हार्ट आपको नजर आएगा दोस्तों। पाउंडिंग या रेसिंग हार्ट यहाँ पर आपको टिपिकली नजर आता है। इसीलिए आप देखो, दूसरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नजर आएगी आपको, यानी उसकी जो ब्रीथ होगी छोटी छोटी ब्रीथ होगी, जल्दी जल्दी सांस लेता है। रैपिड स्पीच, तेजी के साथ बोलेगा, इनेबिलिटी टू स्पीक, या बोलने में ही इनेबल हो जाएगा, वो प्रॉपरली नहीं बोल पाता है ना। रैपिड स्पीच का लेवल होता है। इसीलिए आप देखो ऐसे व्यक्ति को ड्राई माउथ होता है, उसका मुंह पूरा ड्राई हो जाता है दोस्तों, है ना। उसका स्टमक पूरा अपसेट हो जाता है ना। उसको रिकरेंट नौसिया आना शुरू होता है, उसको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा चेस्ट पेन होगा दोस्तों, उसको बहुत ज्यादा टाइटनेस फीलिंग होगी चेस्ट के लेवल पर, है ना। और यही कारण है, कई बार तो ऐसा होता है चोकिंग सेंसेशन हो जाता है, गला पैक हो जाता है, और जब चोकिंग सेंसेशन होता है पेशेंट सांस भी नहीं ले पाता, बात भी नहीं कर पाता, और डिजीनेट और टाइटनेस के लेवल पर चला जाकर एकदम प्रोफ्यूज स्वेटिंग, घबरा जाता है, बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, और इसीलिए अ सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डाउन, वो गिर जाता है दोस्तों, और ऐसा लगता है उसको कि मैं गिर जाऊंगा, ठीक है। और ये फोबिया का लेवल जब डेवलप होता है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऐसी नहीं है, कोई भी लेबोरेटरी टेस्ट ऐसी नहीं है जो फोबिया को आइडेंटिफाई कर सके। इसका डायग्नोसिस केवल और केवल एक्सपीरियंसेस के आधार पर आप अपने डॉक्टर के लेवल पर ही यहाँ पर उसको एक्सपीरियंसेस कर सकते हो दोस्तों। इसीलिए एग्रोफोबिया, सोशल फोबिया या स्पेसिफिक फोबिया में से डायग्नोसिस और उसका स्टैटिकल मैनुअल ही मेंटल डिसऑर्डर के रूप में आपको देखने को मिलेगा। जितने भी मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उसमें आपको दोस्तों डेफिनेटली फोबिया के सिम्टम देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ब्रिलियंट जो हम लोग बात करते हैं, प्रोटोकॉल जब तय करते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है, S1A3F1Y, S1A3F1Y मोर नेगेटिव सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होता है। लेकिन मेरा मानना यह होता है, यहाँ पर S1 न देकर यहाँ पर S1W को D5 में दीजिए और इसे मोर नेगेटिव में करिए। S1W को D5 में दीजिए, नेगेटिव दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन A3F1Y मोर नेगेटिव S1W को D5 में दीजिए, न्यूट्रल कर देता है दोस्तों, है ना। याद रखना, यहाँ पर अचानक कोई चीज आ रही है, अचानक जा रही है, इसमें एट्रोपा बिलोडोना का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए आप याद रखना दोस्तों, C12 नेगेटिव, है ना। याद रखना S12 नेगेटिव, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये दो में से एक मेडिसिन आप यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, जब यहाँ पर आप टिपिकली प्रोटोकॉल तय करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको हमेशा याद रखना, आपकी बॉडी में किडनी में जब हमने अभी अगर हमने एंडोक्राइनोलॉजी नहीं पढ़ी है तो जब एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ाएंगे जब मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आपको बता देता हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग और लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन बनता है जो किडनी से बनता है। इसलिए यहाँ पर जो गोल्डन प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, जो कभी फेल नहीं होगा इनके साथ में, कभी फेल नहीं हुआ दोस्तों आज तक, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। F1, S1, A3, C6, RE, याद रख लेना, F1, S1, A3, C6, RE, सेकेंड डायल्यूशन। ये गोल्डन नाम है दोस्तों, गोल्डन फार्मूला है, ये कभी भी फेल नहीं हुआ, है ना।
बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आपको दोस्तों यहाँ पर नजर आता है। और यहाँ पर जब हेड ऑयल देंगे, इस हेड ऑयल में आप स्पेशल वर्बन और वाई जरूर ऐड कीजिएगा, एडिशनल, है ना। याद रखना, जब आप हेड रीजन पे इसको अप्लाई करोगे डेली, ये कॉमिंग इफेक्ट रखेगा ब्रेन पर और इंसोम्निया को क्योर करेगा, ब्रेन के फंक्शनल इफेक्ट को क्योर करेगा, इवन वहां पर फोबिया जो कंडीशन डेवलप हो रही है उस फोबिया को भी सबसाइड करने का काम करेगा। इसीलिए इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर यदि आपने यही S1W को D5 में दिया और इसके स्मेल भी कराई आपने RS बेस, और अच्छे रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में दिख जाएंगे दोस्तों। तो ये था आपका फोबिया, जो जनरली आपको टेबल प्रैक्टिस में बहुत सारी जगह पर देखने को मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, 2-3 टॉपिक हमारे बाकी हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम में ये हमारे लेवल पर क्यों इंपॉर्टेंट है। यानी कोई भी इंपल्सेस जब जनरेट हो रही है तो आप यहाँ पर मेनली देखते हैं कि ये इंपल्सेस आई तो एक्शन पोटेंशियल के रूप में आई, एक नर्व से दूसरे नर्व के ऊपर जंप करके आई, तो आफ्टर डिस्चार्ज क्या होगा, ये इंपल्स वहां पर डिस्चार्ज हुई, क्या होगा, एक बार स्टिमुलेशन के सीजेशन के बाद प्राय जो डिस्चार्ज होता है कुछ समय के लिए रिस्पांस का परसिस्टेंट या कंटिन्यूएशन होता है। यानी ये इंपल्सेस आई तो जो मैसेज लेकर आई कुछ समय के लिए वहां पर परसिस्टेंट रहती है, उसका कंटिन्यूएशन होता है ना। जब एक रिफ्लेक्स एक्शन कंटिन्यूअसली एलिसिटेड होती है दोस्तों तो कुछ समय के लिए होती है, और उस स्टिमुलेशन के स्टॉप होने के बाद में दोस्तों उसके कुछ समय तक एलिसिट होकर उसके बाद स्टॉप हो जाती है। यानी यहाँ पर जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है दोस्तों, ये कंटिन्यूड रहता है और कुछ समय के लिए होता है, और स्टिमुलस के स्टॉपेज के बाद में भी, जब स्टिमुलस स्टॉप हो गया उसके बाद में कुछ समय के लिए वो कंटिन्यूएशन के रूप में वहां पर होता है दोस्तों। और उसके बाद स्टिमुलस के स्टॉपेज के बाद प्राय सेंटर से, जो ब्रेन के सेंटर है, उससे इंपल्सेस के डिस्चार्ज के कारण ये प्रोसेस होती है दोस्तों। यही कारण है यहाँ पर इंट्रोन्यूसियल या न्यूरॉन जो कि कंटिन्यूस यहाँ पर स्टिमुलेट हो रहा है, उसके स्टॉपेज के बाद में भी प्राय कुछ समय के लिए जो अपरेंट इंपल्सेस होते हैं उसको ट्रांसमिट करता रहता है, और आफ्टर डिस्चार्ज के रिस्पॉन्सिबल कंडीशन के कारण ऐसा होता है। अर्थात यहाँ से एक नर्व से इंपल्सेस आई, दूसरे नर्व के ऊपर ट्रांसमिट हुई, तो यहाँ से जितना समय ट्रांसपोर्टेशन में रहा वो तो रहा, उसके बाद में भी ये यहाँ पर स्टॉपेज हो गया, लेकिन उसके बाद में भी यहाँ पर आगे की तरफ कंटिन्यूस स्टिमुलेशन आपको देखने को मिलता है। ये दर्शाता है कि यहाँ पर रिपीटेड जब आपका इंपल्सेस आएगा तो हमें ये पता रहेगा कि इस प्रकार के इंपल्सेस पहले भी आई है और स्ट्रॉन्ग इंपल्सेस का कैरेक्टर वहां पर आपको नजर आएगा। अर्थात रिकरेंट ये प्रोसेस आपकी बॉडी में होती रहेगी। मान लो आपको स्कूल जाना है, अब एक कदम बढ़ाकर रुक जाओ, होता है ऐसा? नहीं ना, आप तो कंटिन्यू स्कूल जा रहे हो, है ना। तो ये कंटिन्यूएशन, एक इंपल्स आई फिर रुकी, फिर इंपल्स आई फिर रुकी, फिर इंपल्स आई फिर रुकी, इस प्रकार से रिकरेंट वहां पर जो है प्रोसेस होती रहती है, और आपकी बॉडी में आफ्टर डिस्चार्ज के बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है दोस्तों। यही कारण है कि रिबाउंड फिनोमिना होता है यहाँ पर, यानी यही प्रोसेस रिबाउंड होती रहती है। यानी रिबाउंड फिनोमिना एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके कारण ये रिफ्लेक्स एक्टिविटी दोस्तों, इनहिबिशन का एक सडन रिमूवल के कारण एक्शन के फोर्स में एकदम से ग्रेट इंक्रीज होता है। यानी यहाँ पर क्या हुआ, इंपल्स आई, डिस्चार्ज स्टॉप हो गया, तो यहाँ पर तो रुक जाना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्स एक्टिविटी का इनहिबिशन हुआ, सडन वहां पर रिमूवल हुआ, इसका इनहिबिशन का सडन रिमूवल हुआ, फिर से एक्शन का फोर्स में जनरेट हो गया, और जब वो फिर से ग्रेट इंक्रीज होगा तो इनहिबिशन के पहले और बाद में ये प्रोसेस रिकरेंट होती रहती है। इसे हम दोस्तों याद रखना हॉलबर्ग बाउंड फिनोमिना के नाम से भी जानते हैं, या रिबाउंड फिनोमिना के रूप में भी जानते हैं। एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डायग्नोस किया था, हॉलबर्ग बाउंड फिनोमिना, जिसके नाम से इसका नाम रखा गया है दोस्तों। रिफ्लेक्स एक्टिविटी कुछ समय के लिए फोर्सबली इनिबिट होती है, यानी यहाँ पर जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है कुछ समय के लिए, यानी एक बार एक्साइटमेंट हुआ, एक बार इनिबिशन हुआ तो वो कुछ समय के लिए रुकेगा, उसके बाद में ही वहां पर फिर से वहां पर वो पर्टिकुलर इनिबिशन है तो वो वहां से रिमूव होगा, एक्साइटेशन है वो वहां से रिमूव होगा, पहले की तुलना में रिलैप्स एक्टिविटी मोर फोर्सफुल हो जाएगी, यानी वो बहुत ताकत से वहां पर रिप्लेस बार बार ये प्रोसेस
वहां पर जनरेट होती रहेगी। इसे रिबाउंड फिनोमिना कहते हैं। इसका कारण याद नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूस वहां पर होता रहता है और यही रिबाउंड फिनोमिना आपके मूवमेंट में मदद करता है दोस्तों। आपके बॉडी के अंदर नर्व इंपल्सेस का जो फंक्शन है, जो उसको काम दिया गया है कि आपको ये काम करना, ये रिकरेंटली यहाँ पर होता रहता है, ये रिबाउंड फिनोमिना कहलाता है दोस्तों। इसी प्रकार से कंडीशन होती है जिसको फटीग कहते हैं, थकान। आप ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे फटीग को, जब एक रिफ्लेक्स एक्टिविटी वहां पर कंटिन्यू लंबे समय तक इनिशिएट होती है दोस्तों, लंबे समय तक काम कर रही है, तो क्या होगा, रिस्पांस शुरू में तो बहुत ताकतवर मिलेगा, धीरे 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 क्या होगा, बहुत स्लोली रिड्यूस हो जाता है और एक स्टेज पर आकर दोस्तों रिस्पांस उत्पन्न ही नहीं होता, आपके मसल्स में वर्क करने की शक्ति नहीं रहती दोस्तों। इसीलिए एक प्रकार का स्टिमुलस से उत्पन्न होने वाला जो भी रिस्पांस होगा वो फेलियर होना शुरू हो जाएगा, वो फेलियर होना ही फटीग कहलाता है। अर्थात एक नर्व अपनी एक स्टेमिना के आधार पर, उसके काम करने के आधार पर सेंटर से उतना स्टिमुलेशन प्राप्त करके उतना फंक्शन परफॉर्म करेगी, उसके बाद में, उस स्टेमिना के बाद में वो परफॉर्म करना बंद कर देती, फेलियर हो जाता है। इसी रिफ्लेक्स का सिनेप्सी फटीग की फर्स्ट सीट होती है। सिनेप्सिस के लेवल पर पहली सीट होती है जहां पर इस प्रकार का रिफ्लेक्सेस स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगी। दूसरी बात, यहां पर रेसिप्रोकोकल इनिबिशन और रेसिप्रोकोकल इनर्वेशन, ये दो प्रोसेस यहां पर लगातार होती है दोस्तों। यानी आप एक साइड देख रहे हो तो यहां पर एक्सटेंशन है, एक साइड देख रहे हो यहां पर फ्लेक्शन है, एक साइड देख रहे हो इनिबिशन है, एक साइड देख रहे हो इनिबिशन है। यानी यहां पर जब इस प्रकार से आप मूवमेंट करते हो तो एक साइड एक्साइटेशन होता है, एक साइड इनिबिशन होता है। ये जो प्रोसेस होती है रेसिप्रोकोकल इनिबिशन और रेसिप्रोकोकल इनर्वेशन के रूप में आपको देखने को मिलती है। ये अगर आप समझ गए ना तो आपको बैलेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। जब रेसिप्रोकोकल इनिबिशन होता है, क्या हो रहा है, आप जब रेसिप्रोकोकल इनिबिशन रिफ्लेक्स एक्टिविटी के दौरान एक ऐसी प्रोसेस जनरेट होती है दोस्तों जिसके द्वारा एंटागोनिस्टिक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के रिस्पांस के कारण दोस्तों मसल्स का ग्रुप वहां पर रिलैक्सेशन को प्राप्त करता है। अर्थात आपकी बॉडी में जब मूवमेंट होता है तो कोई मसल्स का ग्रुप एक्साइटेशन में जाता है, कोई मसल्स का ग्रुप जो होता है इनिबिशन में जाता है। एक साथ दोनों में इनिबिशन, एक साथ दोनों में एक्साइटेशन नहीं होगा, याद रख लेना इस बात को। इसीलिए फ्लेक्सर और एक्सटेंशन रिफ्लेक्सेस दोस्तों, ये रेसिप्रोकोकल इनिबिशन एक इंपॉर्टेंट फीचर लेकर चलता है दोस्तों। यानी यहां पर वन वे में एक्साइटेशन हो रहा तो दूसरे वे में, इधर एक्साइटेशन है तो इधर इनिबिशन है, यहां एक्साइटेशन है तो यहां इनिबिशन है। यहां पर देखो ये बाहर के साइड एक्साइटेशन है या अंदर के साइड इनिबिशन है, यहां अंदर के साथ एक्साइटेशन है या बाहर के साथ इनिबिशन है। यही दर्शाता है दोस्तों कि यहाँ पर कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली एक्साइटेशन और इनिबिशन के कारण आपकी पूरी मसल्स, आपका पूरा बोन मेरो, आपका जो बॉडी का मूवमेंट होता है यहाँ पर साइमल्टेनियसली वर्क के कारण होता है। यूजुअली मसल्स की एक ग्रुप का एक्साइटेशन के साथ एसोसिएट होती है तो दूसरे की इनिबिशन के कारण होती है। याद रख लेना, एक में एक्साइटेशन, एक ग्रुप में आपका इनिबिशन देखने को मिलता है। यानी सेम साइड पर मसल की एंटागोनिक ग्रुप्स ऑफ मसल्स एग्जांपल के लिए होती है दोस्तों कि यहां पर एक साइड का जो मसल्स का ग्रुप है, अगर वो फ्लेक्सर यहां पर दोस्तों रिफ्लेक्स एलिसिट कर रहा है, फंक्शन प्रोड्यूस कर रहा है दोस्तों, तो फ्लेक्सर मसल यहां पर एक्साइटेड होती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है, और एक्सटेंशन मसल यहां पर इनिबिशन में चली जाती है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये कंडीशन लगातार इनिबिशन यानी रिलैक्स्ड होती है उसी साइड में, इसीलिए इस फिनोमेना को रेसिप्रोकोकल इनिबिशन कहते हैं। यानी एक मसल एक्साइटेशन, एक मसल इनिबिशन में जा रही है, ये रेसिप्रोकोकल इनिबिशन के प्रोसेस देखने को मिल रही है दोस्तों। याद रखना, ये रेसिप्रोकोकल इनिबिशन रेसिप्रोकोकल इनर्वेशन के कारण आपको देखने को मिल रहा है। इनर्वेशन मतलब आपके बॉडी का बैलेंस है ना, उसमें ये पार्टिसिपेट कर रहा है, एक साइड का अलग, दूसरी साइड का अलग, है ना। यहां पर इंटरनल एक्साइटेशन हो रहा है, वहां पर एक्सटर्नल एक्साइटेशन हो रहा है, यहां पर इंटरनल इनिबिशन हो रहा है, यहां पर एक्सटर्नल इनिबिशन हो रहा है। दैट इज द मैजिक पॉइंट। यही समझने की जरूरत है दोस्तों कि जब यहां पर सैरिंगटन लॉ लागू होता है ना। एक डॉक्टर थे, एक साइंटिस्ट थे सैरिंगटन, उन्होंने एक लॉ दिया था कि ये जो रेसिप्रोकोकल इनर्वेशन है, एक प्रकार का मसल्स का इनर्वेशन होता है।
जिसके द्वारा मसल्स का एक ग्रुप का कॉन्ट्रेक्शन होता है, वो एंटागोनिस्टिक मसल्स के रिलैक्सेशन के द्वारा वहां पर और इनके द्वारा एकम्पनीड करता है, यानी एक में एक्साइटेशन होगा तो एक में वहां पर इनिबिशन होगा, इसके द्वारा एकम्पनीड करता है, यानी पूरे वर्क को परफॉर्म करता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब यहाँ पर रेसिप्रोकोकल इनिबिशन से जो न्यूरोनल मैकेनिज्म होता है, न्यूरोनल वो मैकेनिज्म यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, जो कि सेरिंगटन के द्वारा पोस्टुलेटेड किया गया था, दर्शाया गया था, इसीलिए इसे सेरिंगटन लॉ के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये दोनों न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस में देखो एक साइड में यहाँ पर नर्व, ये जो आपका पिंक कलर का है ये एक जैसा काम कर रहा है, जो ब्लैक कलर का है ये एक जैसा काम कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि सेरेंगेटन लॉ के अकॉर्डिंग स्पाइनल कॉर्ड में जो अफरेंट और इफरेंट कनेक्शन होते हैं, इनके सेगमेंट अरेंजमेंट के कारण, रेसिप्रोकोकल इनिबिशन के कारण ऐसा होता है। यहाँ पर अफरेंट और इफरेंट चैनल कनेक्ट है ना, अफरेंट चैनल ब्रेन को भेज रहा है, इफरेंट चैनल ब्रेन से भेज रहा है ना, इसलिए नर्व फाइबर जो लिम्ब में आपके हाथ पांव में है ना, ये फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस को इवोक कर देता है दोस्तों, और यहाँ पर जो मेस साइड होती है उसके एक्सटीरियर को जो सप्लाई करने वाले फ्लेक्सर और मोटर न्यूरॉन होती है दोस्तों, उनको सप्लाई करने वाली जो मोटर न्यूरॉन की यहाँ पर अफरेंट और इफरेंट चैनल, आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पर जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड पर आती है वो मोटर और आपके सेंसरी दोनों लेवल पर आती है, उनके कनेक्शंस होते हैं, उन्हीं कनेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से ब्रेन में और ब्रेन से यहाँ में अफरेंट नर्व मोटर न्यूरॉन को एक्साइट करता है दोस्तों, जो कि यहाँ पर फ्लेक्सर्स को सप्लाई होती है, जो फ्लेक्सर मसल्स होती है ना उनको जो सप्लाई होती है उनका यहाँ पर दोस्तों स्पेशली आपको याद रखना है। यही कारण है कि जब साइमल्टेनियसली ये एक इंटर न्यूरॉन के थ्रू, ये देखिए आप, ये जो दिख रहा है ना, ये एक इंटर न्यूरॉन, यानी दोनों साइड में ये कनेक्शन एक न्यूरॉन से कनेक्ट हो गया, दोनों मिलकर यहाँ पर दोस्तों अफरेंट नर्व के माध्यम से कनेक्ट होता है। इसलिए आपको याद रखना है ये इंटर न्यूरॉन के थ्रू जो एक्सटेंसर को सप्लाई करने वाली जो मोटर न्यूरॉन होता है उसको भी ये इनहिबिट करने का काम करता है, यानी ये एक दूसरे से मिलकर समझकर काम कर रहे हैं। अगर आप लोग सब मिल जाओ ना, एक से एक प्रोटोकॉल आप लोग जनरेट करो, एक से एक फीडबैक दो, तो आप देखो आप एक अकेला चना बाहर नहीं बोल सकता, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोटोकॉल तय कर रहे हैं, बड़े बड़े रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों, हमने मिलकर गवर्नमेंट को दिखा दिया तो मान्यता मिलेगी ना। ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा है ना, ये आपस में एक दूसरे से मिल करके मैं एक्साइट कर रहा हूँ तो बोले ठीक है तो इनहिबिट कर दे, इसीलिए अकॉर्डिंगली फ्लेक्सर मसल कांटेक्ट होती है और एक्सटेंशन मसल रिलैक्स होती है, जिसके परिणाम स्वरूप लिम्स का फ्लेक्शन होता है। लिम्ब यहाँ पर फ्लेक्स कर रहा है लगातार, ये फ्लेक्स की प्रोसेस इसी माध्यम से हो रही है ना। अब सबसे बड़ी चीज होती है, चलो इस माध्यम से, तो यहाँ पर क्रॉसिंग देखिए आप, यानी क्रॉस एक्सटेंशन रिफ्लेक्सेस, यहाँ पर क्रॉस एक्सटेंशन रिफ्लेक्सेस हो रहा है, अर्थात एक में बाहर तो एक में अंदर, है ना। याद रखना दोस्तों, क्रॉस्ड एक्सटेंशन रिफ्लेक्सेस एक विथड्रॉल रिफ्लेक्सेस होता है, जिसमें विथड्रॉल लिम्ब का फ्लेक्शन एक्साइटेड होता है यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एक्सटेंशन जो होता है इनहिबिट होता है दोस्तों, यानी जब आप इस प्रकार से चलोगे तो एक में कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक में इनहिबिशन होगा, है ना। यही कारण है दोस्तों, यहाँ पर लिम्ब में एक फ्लेक्सर रिफ्लेक्सेस एक्टिविटी को ये इनिशिएट करेगा, प्रारंभ करेगा, और ये लिम्ब फ्लेक्स्ड होता है, ठीक है। याद रखना साइमल्टेनियसली ऑपोजिट लिम्ब एक्सटेंडेड होता है दोस्तों, यानी ये देखो आप, ये हाथ देखना, ये फ्लेक्स हुआ, ये एक्सटेंडेड हो गया, ये फ्लेक्स हुआ, ये एक्सटेंडेड हो गया, ये जो प्रोसेस होती है साइमल्टेनियसली यहाँ पर चलती रहती है, जिसको आप क्रॉस्ड एक्सटेंशन रिफ्लेक्सेस के नाम से जानते हो। और इस लिम्ब में जो फ्लेक्सर होता है एक्साइटेड होता है, और ये कारण है यहाँ पर एक्सटेंसर जो होता है इनहिबिटेड होता है। लेकिन याद रखना जो ऑपोजिट लिम्ब में होता है ना, उल्टा होगा, यानी जहां पर अपोजिट लिम्ब में आप जाओगे तो वहां पर जो फ्लेक्सर इनहिबिट हो रहा है तो एक्सेंटर आपका एक्सटेंसर जो है एक्साइटेड हो रहा है। इसीलिए दोस्तों इस प्रकार के जो क्रॉस एक्सेंटर रिफ्लेक्सेस है ना, ये रेसिप्रोकोकल इनहिबिशन के कारण आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में उत्पन्न होता है, अगर कोई एब्नॉर्मलिटी होगी तो आपके जो अपर मोटर न्यूरॉन है उसमें अगर किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया तो आपका ये पूरा डिफेक्टिव हो जाएगा, है ना। सेंट विट्रूस डांस किसने देखा है ना, सेंट विट्रूस डांस, यानी आप चल रहे हो तो आप
इस प्रकार से चल रहे हो, अर्थात आपकी बॉडी का मूवमेंट अकॉर्डिंग टू बॉडीज मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के डिसअपीयरेंसेस के कारण आपको देखने को नहीं मिल रहा। यानी यहाँ पर लीजन अपर मोटर न्यूरॉन में है ना। इसलिए ये समझना जरूरी है कि रेसिप्रोकोकल इनहिबिशन का महत्व क्या है। ये मैं बता रहा हूं तो क्यों बता रहा हूं। रेसिप्रोकोकल इनहिबिशन और रेसिप्रोकोकल इनर्वेशन स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप केवल हेड ऑयल और स्पाइनल ऑयल का प्रयोग करके इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को बैलेंस कर सकते हो दोस्तों, है ना। लोकेशन में डिपेंड करेगा, लोकेशन में इन्वॉल्व होता है दोस्तों। यानी एक लिम्ब के फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है, जबकि अपोजिट लिम्ब के बैकवर्ड मूवमेंट में वहां पर कॉज करता है। ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, है ना। यही कारण है दोस्तों मोटर न्यूरॉन लीजन में रिफ्लेक्सेस जब आप देखोगे अपर मोटर न्यूरॉन का अगर यहाँ पर लीजन हो जाएगा, उसी दौरान जितने भी सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस आपको मैंने बताया सब के सब लॉस्ट हो जाएंगे और डीप रिफ्लेक्सेस जो होते हैं एक्सर्टेड हो जाएंगे। यानी जो बेबिस्की साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। आपका बेबिस्की साइन जो होता है दोस्तों वो वहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, आपका डायग्नोसिस वहां पर निकल कर आ जाएगा। लेकिन अगर लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन है, आपको याद रखना है दोस्तों सभी प्रकार के सुपरफिशियल एज यूजुअल डीप रिफ्लेक्सेस सभी लॉस्ट हो जाएंगे। तो ये डिफरेंसेस का तरीका है। यदि अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन हुआ, केवल सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस जाएगा और बेमिनेस्की साइन जो है आपको पॉजिटिव आएगा दोस्तों। डीप रिफ्लेक्सेस एक्सग्रेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। और लोअर मोटर लीजन जो होगा सभी प्रकार के सुपरफिशियल और डीप रिफ्लेक्सेस लॉस्ट हो जाते हैं दोस्तों, है ना। अगर ये प्रोटोकॉल आपको तय करते आ गया तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग अच्छी तरह से किसी भी कैरेक्टर को यहाँ पर डेफिनेटली ट्रीट नहीं कर पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों, कभी नहीं। 101% मेरी गारंटी है, आप में से कोई भी एक भी बंदा फेल नहीं होगा दोस्तों, याद रख लेना आप इस बात को। जब हम यहां पर स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे तो दोस्तों जो इंटरकनेक्शन से सब खत्म हो गए। अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं लेकिन समझने की चीज है दोस्तों। अगर हम और आप एक दूसरे से मिलकर इसको समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप वीक लेवल पर जाओगे, आप बहुत आगे जाने वाले हो दोस्तों। क्योंकि इससे एक्सटर्नल अप्लाई करना, एक्सटर्नल कंप्रेस करने से आप बहुत सारे लोगों को ट्रीट कर पाओगे, जो मैं कल से चालू करूंगा, है ना। याद रखना मंडे को ईद है और मैं चाहता हूं इस बार हमारे सारे भाइयों को ईद की छुट्टी दूंगा मैं, है ना। कारण क्या है, मेरे यहाँ जो अभी मैं जिस दिन क्लास नहीं लिया था उस दिन मेरे परिवार में एक डेथ हुई है, तो मेरा यहाँ कार्यक्रम भी है और इसी पर्पज से। और सबसे बड़ी चीज ईद है। मेरे सारे मुसलमान भाइयों को एडवांस में ईद की मुबारकबाद दे रहा हूँ, क्योंकि कल सैटरडे परसों संडे, सोमवार को सारे भाइयों को ईद की छुट्टी में दे रहा हूँ। ईद की छुट्टी है मंडे, आप लोग ईद मनाइए, मैं भी अपना प्रोग्राम कर लूंगा और हम लोग ट्यूसडे क्लास ज्वाइन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड की हम बात करते हैं दोस्तों, यहां पर स्पेशली बात करते हैं। जब स्पाइनल कॉर्ड की बात आती है तो हमें याद रखना है 8 सर्वाइकल वर्टिब्रा, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, सैक्रल कितनी 5 सैक्रल वर्टिब्रा, लंबर कितनी 5 और कॉसिक्स 1। याद रखना दोस्तों 31 पेयर, है ना। साइमल्टेनियसली दोनों तरफ 31 पेयर। यानी जब आप सर्वाइकल सेगमेंट की बात करोगे, यहां से सर्वाइकल स्पाइनल नर्व निकलती है दोस्तों। सर्वाइकल यहां से सर्वाइकल स्पाइनल नर्व 8, है ना। थोरेसिक सेगमेंट, थोरेसिक स्पाइनल नर्व 12, लंबर सेगमेंट 5 लंबर नर्व, लंबर स्पाइनल नर्व, ठीक है। सैक्रल सेगमेंट, सैक्रल स्पाइनल नर्व 5 और कोक्सिजल सेगमेंट 5 बोन होती है दोस्तों, लेकिन कनेक्ट होती है, छोटी छोटी होती है, इसलिए वो उनको एक माना जाता है। कोक्सिजल स्पाइनल नर्व फिक्स होती है दोस्तों, इसीलिए एक माना जाता है, ठीक है। तो टोटल 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है दोस्तों। यानी ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम जब क्रेनियल नर्व को पढ़े, 12 क्रेनियल नर्व, है ना। आगे हम लोगों का चैप्टर है क्रेनियल नर्व का, भी पूरा डिटेल बताऊंगा आपको मैं। क्रेनियल नर्व प्लस स्पाइनल नर्व, आप दोनों नर्व को मिला दो तो क्रेनियल नर्व के लेवल पर दोस्तों आप हेड ऑयल का उपयोग कीजिए और स्पाइनल नर्व के लेवल पर आप स्पाइनल ऑयल का उपयोग कीजिए। आप देखिए कितना ब्रिलियंट रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में मिलता है दोस्तों,
ये आपकी टेबल प्रैक्टिस पे एक कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज जब मैं आपको बताना चालू करूंगा तो शायद बहुत बड़ी बड़ी डिसीजन का राज खुल जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखना जब आप यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड का ओवरव्यू पढ़ते हैं तो फीचर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते हैं। जब हमने वर्टिब्रास की बात करी तो ये वर्टिब्रास की लिंक होती है दोस्तों। इस प्रकार की वर्टिब्रास पाई जाती है, इनके बीच में यहां पर दोस्तों पर्टिकुलर एक कार्टिलेज की गादी पाई जाती है। ठीक है, फिर एक वर्टिब्रास यहां पर आ जाती है। कंटिन्यू वन बाय वन, वन पे वन। ठीक है, याद रखना दोस्तों, मैं बार बार आपको कहता हूं, यहां पर सबसे पहला काम लिक्विड का होता है, टिश्यू फ्लूइड का होता है, कार्टिलेज के लेवल पर होता है। तो सबसे पहले H2C2, इसीलिए थैलेसेमिया में H2C2 को हमने मेडिसिन के रूप में यूज किया था, आपको याद होगा, है ना। तो H2C2 वर्बन सबसे पहले एंटी स्पाज्म के लेवल पर दीजिए, है ना। दूसरा, ये जो बनावट जितनी भी होती है सब कार्टिलेज की होती है, उसके बाद बोन का रोल आता है ना। तो सबसे पहले यदि कोई डिजनरेशन होता है, कोई डिस्ट्रक्शन होता है, कोई स्टीनोसिस होता है, कोई बल्जिंग होता है, वहां पर लीकेज होता है, CSF फ्लूइड का लेवल बैलेंस होता है, इम्बैलेंस होता है, सबसे पहले H2C2 वर्बन 1 महीना दीजिएगा, उसके बाद H3C3 रूट के लेवल पर दीजिएगा, ये बूस्टर है। एंड देन वहां पर दोस्तों आप S5C4 आदि का प्रयोग कीजिएगा, है ना। याद रखना दोस्तों, ये 3 प्रोटोकॉल, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है प्यूरिफिकेशन, यानी आपका बोन से कैल्शियम निकल रहा है और ब्लड में आ रहा है, और ब्लड से वापस कैल्शियम, नया जो कैल्शियम आ रहा है वो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में आपके बोन में जम रहा है। जब इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे हम बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे, और अगर मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना ये जो कैल्शियम का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूटिलाइजेशन के लेवल पर, कंटिन्यूस यहाँ पर यूटिलाइजेशन होगा। आप केवल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, हर प्रकार का स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन जनरेट हो जाएगा दोस्तों। तो आपको सबसे पहले कार्टिलेज पर यानी बोन के लेवल पर C4, कार्टिलेज के लेवल पर C3 और इंटरनल C2, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपको नजर आएगा दोस्तों। और चूंकि यहाँ पर स्पाइनल नर्व और मोटर नर्व दोनों साइमल्टेनियसली पाई जा रही है, इसलिए S3C3 का रोल, S5C5 का रोल और C4 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। याद रखना, जब स्पाइनल कॉर्ड का फीचर देखते हो तो आपको केवल स्पाइनल कॉर्ड का आपको सिचुएशन देखना है, कहां पे सिचुएटेड होता है, कितना एक्सटेंडेड होता है, आपको याद रखना है दोस्तों कि जब यहाँ पर एक्सटेंडेड देखोगे तो आपको छोटा सा प्रोटोकॉल यहाँ पर मालूम होना चाहिए दोस्तों। आप जब यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड देख रहे हो, ये स्पाइनल कॉर्ड चालू हुआ, यहाँ पर आकर खत्म हुआ, है ना। यहाँ पर जो कैविटी होती है दोस्तों, ये कैविटी यहाँ पर इस प्रकार से होती है, ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड में कैविटी नहीं होती है, लास्ट में केवल एक फाइलम टर्मिनल के रूप में यहाँ पर स्पॉट हो जाती है। इसके बीच में CSF फ्लूइड पाया जाता है जो ब्रेन की तरफ जनरेट रहता है, ब्रेन की तरफ से आता रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कैनाल के अंदर लूजली लाई होता है। याद रख लेना, जो ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है, इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, याद रखना वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड में लूजली लाई होता है दोस्तों, यानी ये फोरामन मैग्नम, ये जो पोर्शन यहाँ जो आप हाथ लगाएंगे, इसको छींक को आप हल्का सा हाथ लगाइए, ये फोरामन मैग्नम होता है, यहां से अंदर होता है दोस्तों। ठीक है, ये फोरामन मैग्नम से एक्सटेंडेड होता है, यहां से निकलता है बाहर और नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ में अबो ऊपर की तरफ कंटिन्यू होता है दोस्तों। यानी हम जब यहाँ पर, आपको याद हो तो मैं बार बार आपको डायग्राम बना के बताता हूं, है ना। ये मैं डायग्राम बनाता हूं ना, ये यहाँ से फोरामेन मैग्नम है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ में यहाँ पर ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो रहा है ना। याद रखना दोस्तों, जो फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा, जो फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा की लोअर बॉर्डर होती है वहां तक नीचे एक्सटेंड होता है, यानी ये जो लंबर वर्टिब्रा होगी ना, यहाँ पर क्या होगा, लंबर वर्टिब्रा होगी, इस लंबर वर्टिब्रा तक एक्सटेंडेड होता है दोस्तों। याद रखना, इसकी जो लोअर बॉर्डर होगी उस लोअर बॉर्डर तक नीचे तक एक्सटेंडेड रहता है ना। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, जब इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर सस्पेंडेड होता है, तो सस्पेंडेड होने के कारण इसकी कवरिंग होती है ना।
यही चीज बता रहा हूं दोस्तों। स्पाइनल कॉर्ड शीट के द्वारा कवर्ड रहता है, जिसे आप मेनिंजेस कहते हो, जैसे ब्रेन में था, है ना, जो कि नेचर में मेम्ब्रेनस होता है। यानी यहाँ का और यहाँ का नेचर बहुत अलग होता है। सॉरी, आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर जो मेनिंजेस होता है जो कि नेचर में मेम्ब्रेनस कैरेक्टर का होता है, अर्थात यहाँ हमने देखा था कि मेनिंजेस में ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अरेक्नाइड मैटर तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, ये ब्रेन की कवरिंग के जैसे ही कंटिन्यूस रहता है। ये ब्रेन में जो कवरिंग पाई जाती है, हम आगे ब्रेन पढ़ेंगे जब मैं बताऊंगा कि ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अरेक्नाइड मैटर क्या होता है, और ये ब्रेन की कवरिंग है दोस्तों। और ब्रेन की कवरिंग के रूप में यहाँ पर दोस्तों ये कंटिन्यू होता है, ये यहाँ पर उसके रूप में कंटिन्यू यहाँ पर रनिंग कर रहा है दोस्तों। इसलिए याद रखना, जो मैनेजेस होता है नर्वस टिश्यू के प्रोटेक्शन और नरिशमेंट के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर ये जो मैनेजेस होता है, जो नर्वस टिश्यूज होते हैं, उसके प्रोटेक्शन और उसके नरिशमेंट के लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाता है दोस्तों। इसलिए आपको याद रखना है, प्रोटेक्शन और नरिशमेंट के लिए जब ये रिस्पॉन्सिबल है, तो आप, मैं इसीलिए आपको कहा था कि S2C2 वर्बन सबसे पहले दीजिए आप, उसके बाद में S3C3 का रोल आपको यहाँ पर नजर आएगा, है ना। टिश्यू फ्लूइड, CSF फ्लूइड, S2C2, है ना, एंड देन S3C3 स्ट्रक्चर के लेवल पर। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड प्योरली सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है ना, प्योरली सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और इसकी लेंथ लगभग 45 सेंटीमीटर मेल में और लगभग 43 सेंटीमीटर फीमेल में होती है। याद रखना दोस्तों, फीमेल की हाइट कम रहती है, और कम रहने के कारण उसका स्पाइनल कॉर्ड का जो लेंथ होता है 43 सेंटीमीटर होता है, और मेल का 45 सेंटीमीटर लंबा। उसकी हाइट और स्ट्रेंथ के हिसाब से वहां पर 2 सेंटीमीटर मेल का ज्यादा होगा, 2 सेंटीमीटर फीमेल का कम होगा। ठीक है, जब स्पाइनल कॉर्ड का एनलार्जमेंट होता है दोस्तों, तो स्पाइनल कॉर्ड के 2 स्पिंडल शेप्ड स्वेलिंग वहां पर नजर आती है दोस्तों, नेमली सर्वाइकल एंड लंबर। ठीक है, सर्वाइकल एंड लंबर ये एनलार्जमेंट्स होती है दोस्तों। ये स्पाइनल कॉर्ड के पोर्शन अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज के साथ रिस्पेक्टिवली इनर्वेटेड हो जाती है। यानी जब बच्चा बनता है तो 2 लेवल पर बनता है। सबसे पहले ऊपर के लेवल के लिए बनेगा तो सर्वाइकल एनलार्जमेंट होगा, नीचे के लेवल पर बनेगा तो स्पाइनल के लेवल पर, लोअर लंबर के लेवल पर आपको याद रखना है लंबर का एनलार्जमेंट वहां पर होता है, और उसी के अनुसार ऊपर नीचे दोनों साइड में स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर कोनस मेड्यूलरिस और फाइनल, ये जो फाइलम टर्मिनल मैंने बताया, ये कोनस मेड्यूलरिस, ये है फाइलम टर्मिनल। याद रखना दोस्तों, ये स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब CSF फ्लूइड को आप निकालोगे ना, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। याद रखना, लंबर एनलार्जमेंट के बिलो स्पाइनल कॉर्ड रैपिडली नैरो होकर, इस लंबर के नीचे स्पाइनल कॉर्ड रैपिडली नैरो होकर कोन शेप्ड टर्मिनेशन बनाता है दोस्तों, जिसको आप कोनस मेड्यूलरिस कहते हो। ये जो पोर्शन है ये कोन शेप्ड बना, ये कोनस मेड्यूलरिस कहला रहा है दोस्तों। ये एक सिलेंडर नॉड मेड्यूलरिस से डाउनवर्ड नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है, और सेकंड वर्टिब्रा, यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकंड सेक्रल वर्टिब्रा के लेवल पर। याद रखना, सेकंड सेक्रल वर्टिब्रा के लेवल पर दोस्तों वहां पर एक्सटेंडेड करता है, यानी वहां पर ड्यूरल सैक के फंडस तक एक्सटेंडेड रहता है। ये जो फंडस पार्ट होगा, ड्यूरल सैक का फंडस पार्ट होता है, वहां तक कंटिन्यू होता है दोस्तों। याद रखना, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फिशर्स एंड सल्काई इन स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में भी होता है। आपने ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर देखा हो दोस्तों, तो ब्रेन में आपको इस प्रकार से सल्कस नजर आते हैं, है ना। ब्रेन का स्ट्रक्चर आपने देखा तो ये सल्कस नजर आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में भी सल्कस और फिशर्स यहाँ पर आपको डेफिनेटली नजर आना चाहिए दोस्तों। स्पाइनल कॉर्ड की जो एंटीरियर सरफेस होती है अंदर की तरफ की, उसमें बहुत सारी डीप फ्यूरोज होती है दोस्तों, गुफाएं होती है, नलियां होती है, जिसे हम एंटीरियर मीडियन फिशर कहते हैं। अंदर की तरफ चलने वाला फिशर। भाई लेटरिन के रास्ते पे फिशर होता है तो आप क्या बोलते हो, है ना, क्रैक्स, है ना। यहां पर भी इसी प्रकार के आप क्रैक्स ही मान लो, है ना, फिशर पाए जाते हैं दोस्तों। इस फिशर की जो डेप्थ होती है, जो गहराई होती है, लगभग 3 मिलीमीटर होती है दोस्तों। याद रखना,
3 मिलीमीटर होती है। इसीलिए दूसरी साइड पर एंटीरियर मीडियन फिशर के लेटरल में एक छोटी सी डिप्रेशन होती है दोस्तों, जिसे हम एंटीरो लेटरल सल्कस कहते हैं। यहाँ पर एक इस प्रकार का डिप्रेशन होता है। ये जो सल्कस होता है ना, यहाँ इस प्रकार का एक डिप्रेशन होता है ना, जैसे यहाँ पर आपके गड्ढे बोलते हैं, डिंपल पड़ता है ना, इस प्रकार का डिप्रेशन होता है दोस्तों, जिसे हम एंटीरोलैटरल सर्कस कहते हैं। ये एंटीरियर नर्व रूट को एग्जिट के रूप में डिनोट करता है। यहां से जो आपकी नर्व रूट होती है, एंटीरियर नर्व रूट, वो यहां से एग्जिट करती है दोस्तों, है ना। इसीलिए पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर भी हम एक स्पेशल एस्पेक्ट इसी प्रकार से डिप्रेशन देखते हैं, जिसे पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के नाम से जाना जाता है। ये भी सल्कस जो होता है दोस्तों, एक थिन ग्लायल पोर्शन के साथ कंटिन्यू होता है, जिसे हम पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम के नाम से जानते हैं। और ये स्पाइनल कॉर्ड के इनसाइड लगभग 5 मिलीमीटर तक एक्सटेंड करता है और ग्रे मैटर तक पहुंचता है ना। अब आपको यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर जो ग्रे मैटर था यहाँ बाहर हो जाएगा, यहाँ अंदर था यहाँ बाहर हो जाएगा। यहाँ जो व्हाइट मैटर था यहाँ अंदर होगा, वहां पर बाहर हो जाएगा। यानी उल्टा, जहां ब्रेन में जो था वो यहाँ बाहर हो गया, और यहाँ वहां जो अंदर था वो बाहर, और जो बाहर था वो अंदर यहाँ पर हो जाएगा। इसीलिए याद रखना, दूसरी साइड पर पोस्टीरियर मीडियल सर्कल के लेटरल पार्ट पर दोस्तों पोस्टीरियर इंटरमीडियस दोनों साइड को डिवाइड करने वाला सर्कस पाया जाता है। ये पोस्टीरियर इंटरमीडियस जो सर्कस होता है, सेप्टम होता है, उसके साथ कंटिन्यू करता है। तो ये भी 3 मिलीमीटर वहां पर लगातार स्पाइनल कॉर्ड को एक्सटेंड करता है ना। याद रखना, इसीलिए आप लेटरल से पोस्टीरियर इंटरमीडियल सर्कस के पोस्टीरियर लेटरल सर्कस के रूप में जानते हो। अर्थात ये हो गया मीडियल, ये हो गया लेटरल, ये हो गया लेटरल, है ना। यहां पर आगे इसके होगा एंटीरो, इसके बैक साइड में होगा पोस्टीरियर सर्कस के नाम से जाना जाएगा। यही कारण है दोस्तों, जब आप स्पाइनल कॉर्ड के अंदरूनी भाग की बात करोगे, अगर आप यहां से देख रहे हो तो यहाँ तो एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी है, उसके फ्रंट में, है ना, जो कि फ्रंट में जितना भी कनेक्शन है वो आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का सेंसरी और मोटर सिस्टम यहीं से स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर पोर्शन से आपके पूरे इंटरनल पार्ट पे होता है। और जो बैक साइड होता है, बैक साइड से आपके मेजर ऑर्गन्स के लेवल पर, स्किन के लेवल पर इसका कनेक्शन आपको देखने को मिलता है। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड का जब आप सेगमेंट करते हो, उसको आप काट के देखते हो, तब आपको ये सब चीजें पता लगती है कि यार ये एंटीरियर सेगमेंट है, ये एंटीरियर सेगमेंट है, ये पोस्टीरियर सेगमेंट है, ये फ्रंट में इसलिए एंटीरियर, ये बैक में इसलिए पोस्टीरियर। इसलिए याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड को 31 सेगमेंट का बना हुआ देखा जाता है, बताया मैंने आपको अभी, ठीक है। 31 सेगमेंट का बना हुआ पाया जाता है ना। इनफैक्ट स्पाइनल कॉर्ड एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है। इस सेगमेंट का अपीयरेंस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, याद रखना, एराइजिंग नर्व के द्वारा होता है, और ये स्पाइनल नर्व कहलाती है दोस्तों। इस स्पाइनल नर्व को, ये जो मैंने आपको डीप यहाँ पर एक फिरो बताया है ना, इसके अंदर, इस वर्टिब्रा के अंदर के साइड में यहाँ पर ये नर्व इस प्रकार से इनर्वेटेड होती है दोस्तों, ठीक है, याद रखना। इसीलिए इन्हें स्पाइनल नर्व कहा जाता है ना। स्पाइनल नर्व देखा जाए तो मिक्स नर्व है दोस्तों, याद रखना, स्पाइनल नर्व देखा जाए तो मिक्स नर्व है, बिकॉज इसमें मोटर और सेंसरी फाइबर दोनों पाए जाते हैं, है ना। स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी के जो स्पेसिफिक रीजन होते हैं, इनके बीच में ब्रेन से आए हुए या बॉडी से जाए हुए ब्रेन तक, है ना, इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है। और ये नर्व स्पेशल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक पार्ट को फॉर्म करता है। ये जो स्पाइनल नर्व होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक पार्ट को फॉर्म करता है। और इसीलिए ह्यूमन में 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व होती है दोस्तों, जो सिमेट्रिकल मैनर में दोनों तरफ स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स को कॉरस्पॉन्ड करती है। यानी 31 पेयर, राइट एंड लेफ्ट, 31 इधर 31 इधर, इसलिए पेयर में, है ना, यहां पर इस प्रकार से डिवाइडेड होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इलेक्ट्रोमेपैथ क्या बोलता है। मॉडर्न साइंस को अब अलग रख दो आप, है ना। अब बात करिए इलेक्ट्रोमेपैथ के अकॉर्डिंग। जब आप स्पाइनल नर्व रूट को देखोगे, स्पाइनल कॉर्ड के नर्व को देखोगे, उसके रूट को पकड़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी 45 पॉइंट से एक्सटर्नल अप्लाई करने के कारण मॉडर्न साइंस, आयुर्वेद, होम्योपैथ सबसे डिफरेंशिएट है, सबसे अलग हो जाता है। और इसकी ताकत इन्हीं में होती है 45 पॉइंट्स के बिहाफ पर। और इसीलिए प्रत्येक स्पाइनल नर्व में 2 नर्व रूट के द्वारा फॉर्म्ड होता है।
एक आगे की तरफ से एंटीरियर नर्व रूट, एक बैक साइड से पोस्टीरियर नर्व रूट, याद रख लेना दोस्तों। तो सबसे पहले हम बैक की बात करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि स्पाइनल नर्व जब यहाँ से निकल रही है तो इसका रूट क्या इंपॉर्टेंट होता है और इसकी ब्रांचेस का महत्व हमारी टेबल प्रैक्टिस के लिए क्या जरूरी है ना। जब पोस्टीरियर या डॉर्सल रूट की बात करते हो ये बैक साइड से, ये रूट एफरेंट सेंसरी नर्व फाइबर के द्वारा फॉर्म होता है। याद रखना, एफरेंट यानी ब्रेन को जाने वाला, याद रख लेना। ये रूट एफरेंट सेंसरी नर्व फाइबर के द्वारा फॉर्म हो रहा है जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सेंसरी इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक ले जाता है। माइंड कर लेना, एक वर्ड को समझ लेना। आप एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आप ब्रेन की तरफ सप्लाई पैदा कर रहे हो, आप ब्रेन की तरफ इंपल्सेस पैदा कर रहे हो तो आपको पोस्टीरियर रूट का उपयोग करना है दोस्तों। याद रख लेना इस बात को। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक आपको मैसेज ले जाना है, सेंसेशन ले जाना है, आपको स्पाइनल ऑयल का उपयोग करना है ना। इसीलिए कह रहा हूं यदि आपके बॉडी के किसी ऑर्गन में इवन पैरालिसिस का लेवल अगर आपको है, आप एक्सटर्नल स्पाइनल कॉर्ड पे गाढ़ा गाढ़ा अप्लाई कर रहे हो, किसी को प्लेटलेट नहीं बन रहा, किसी को आरबीसी नहीं बन रही, किसी का फंक्शन मोटर और सेंसरी का अफेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड में पोस्टीरियर नर्व रूट का उपयोग कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप देखते हो छोटी छोटी स्मॉल बल्जिंग होती है ना, जो पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया कहलाते हैं, है ना। यहाँ पर उभार होते हैं जिसको पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया कहते हो, जो कि न्यूरॉन्स में जो छोटे छोटे सूमा होते हैं ना, सेल्स, नर्व की सेल, वो न्यूरॉन के सूमा के द्वारा फॉर्म हो रहा है ना। और इस न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स होती है ये सेंसरी नर्व फाइबर को फॉर्म करती है, ठीक है। उसकी जो डेंड्राइट्स होगी सेंसरी नर्व फाइबर को फॉर्म करती है, इनके एक्सॉन स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, करेक्ट। और इसी बात का उपयोग करके मैटी जी ने एक्सटर्नल 45 पॉइंट्स आपको दे दिए दोस्तों कि आप यहाँ पर पोस्टीरियर नर्व रूट, एंटीरियर नर्व रूट को समझिए और उसका प्रोटोकॉल तय कर दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, अब एंटीरियर या वेंट्रल नर्व रूट की बात कीजिए। ये नर्व रूट इफरेंट मोटर नर्व फाइबर के द्वारा फॉर्म होता है ना। इफरेंट, इसीलिए देखिए गॉड ने बाहर से ब्रेन तक पहुंचाने का काम तो कर दिया, लेकिन इंटरनल जिन जिन ऑर्गन्स के लेवल पर पहुंचाना है ना, वहां के लेवल को उन्होंने इंटरनली रखा, जो कि मोटर इंफॉर्मेशन को कैरी करता है दोस्तों। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी के डिफरेंट पार्ट को जो मैसेजेस सर्व करना है वो पूरा काम एंटीरियर वेंट्रल रूट के माध्यम से होता है, ठीक है। दोनों प्रकार के नर्व रूट दोनों तरफ से स्पाइनल कॉर्ड को लीव करते हैं, यानी यहीं से जब आप देखेंगे पोस्टीरियर नर्व रूट और अंदर की तरफ से एंटीरियर नर्व रूट एक ही जगह से वहां से पास आउट होता है, इसीलिए दोनों तरफ से स्पाइनल कॉर्ड को एक ही जगह से लीव करता है। और कॉरस्पॉन्डिंग दोनों इंटरवेंट्रिबल फोरामिना, यहाँ पर जो इंटरवर्टिब्रल फोरामिना होता है उसके थ्रू पास होता है। ये जो नजर आ रहा है ना इंटरवर्टिब्रल फोरामिना, इस इंटरवर्टिब्रल फोरामिना जो वर्टिब्रा के अंदर पाया जा रहा है इनके माध्यम से पास होता है दोस्तों। इसीलिए ऑक्सीपिटल बोन के बीच में से फोरामेन के थ्रू पास होता है, फोरामेन मैग्नम के थ्रू ऊपर की तरफ पास होता है, जिसे हम एटलस वर्टिब्रा कहते हैं दोस्तों। सर्वाइकल थोरेसिक रूट बहुत शॉर्टर होते हैं, याद रखना, सर्वाइकल थोरेसिक रूट बहुत शॉर्टर होते हैं, लेकिन लंबर और सैक्रल रूट सबसे ज्यादा लार्जर होते हैं। याद रखना, यहाँ पर जो ऊपर के साइड सर्वाइकल थोरेसिक रूट है ना, बहुत शॉर्टर होता है, बहुत छोटी छोटी जगह में जाते हैं, ज्यादा लंबा नहीं होता, लेकिन लंबर और सैक्रल रूट बहुत ही लंबी प्रोसीजर में होते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इन्हीं में जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा बॉडी का जो स्पेस होता है, सबसे ज्यादा वर्क होता है इन्हीं दो चैनल पर होता है, सैक्रस और लंबर, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो चैनल होते हैं उसमें 5, 6, 7, 17, 18 ये जो पॉइंट्स होते हैं ये मेजर ऑर्गन जो इंटरनल होते हैं उनको सप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पाइनल नर्व के लेवल पर जब आप पर्टिकुलर यहाँ पर आप जो सर्वाइकल और जो आपका पर्टिकुलर थोरेसिक रीजन होता है ये बहुत शॉर्टर रूट होता है, बहुत शॉर्टर होता है, क्योंकि ये कैविटी के रूप में होता है ना। और यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स है, बहुत मेजर पॉइंट्स है, उन मेजर पॉइंट्स को टच करने की जरूरत होती है। इसलिए याद रखना दोस्तों, सर्वाइकल और थोरेसिक लेवल पर नर्व रूट बहुत शॉर्टर होता है, लेकिन लंबर और सैक्रल रूट बहुत बड़ा लार्जर रूट होता है। इसीलिए लॉन्ग नर्व रूट्स ड्यूरल सैक में डिसेंड होता है, जो ड्यूरल सैक होता है पायामेटर, रेटमेटर, ड्यूरामेटर, उस ड्यूरल सैक में डिसेंड होता है और रिस्पेक्टिवली इंटरवर्टिब्रल फोरामिना तक रीच करता है दोस्तों। और जो डिसेंडिंग रूट्स का जो बंडल होता है ये फाइलम टर्मिनल
ये जो फाइलम टर्मिनल होता है ना, इस फाइलम टर्मिनल को सराउंडेड किए हुए रहता है दोस्तों। इसको सराउंडेड किया रहता है, जो हॉर्स टेल की रिसेंबल करता है, जैसे घोड़े की पूंछ होती है ना, ये भी उसे घोड़े के पूंछ के रूप में यहाँ पर रिसेंडर करता है, जिसको हम कॉडा इक्वेना कहते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉडा इक्वेना। कॉडा इक्वेना के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। ये जो पोर्शन होता है ये कॉडा इक्वेना के नाम से जाना जाता है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, जब भी टेबल प्रैक्टिस में आप कर रहे हो ना, आप केवल इतना समझ जाना जो मैंने बताया, एक ही जगह से नर्व रूट दोनों निकल रही है, मोटर और सेंसरी, है ना। इसी फोरामेन, इसी लेवल पर इंटरवर्टेब्रल फोरामेन के बीच में से पास आउट हो रही है। इसलिए अगर आप एक्सटर्नल और इंटरनल अप्लाई, इंटरनल आप मेडिसिन दे रहे हो और एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हो, आप देखो कितना फास्ट रिजल्ट आता है। इंटरनल भी मेडिसिन वही जाके काम करेगी, एक्सटर्नल भी वही जाकर काम करेगी। एक्सटर्नल केवल टच करते काम कर जाएगी। आपकी जो एनायन कैटायन होता है उसके प्रोसेस के माध्यम से आपके बॉडी का कुछ ऑर्गन पॉजिटिव काम कर रहा है, कुछ ऑर्गन नेगेटिव काम कर रहा है। इसी को बैलेंस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी दोस्तों। इसीलिए याद रखना, जब आप नर्वस सिस्टम का महत्व समझते हो तो यहीं से आपको समझने की जरूरत है। यही आपका सबसे बेटर पॉइंट होना चाहिए। जब स्पाइनल नर्व के ब्रांचेस देखोगे दोस्तों, तो आपको याद रखना है, हमने कहा डॉर्सल रूट, हमने कहा वेंट्रल रूट, है ना। डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट के फॉर्मेशन के द्वारा प्रत्येक स्पाइनल नर्व 4 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, याद रखना 4 ब्रांचेस में डिवाइड होती है दोस्तों। ऐसा क्यों भाई? 2 ब्रांचेस के रूप में जा सकती है, 4 ब्रांचेस के रूप में क्यों डिवाइड हो रही है? जानते हो क्यों हो रही है दोस्तों? पोस्टीरियर या डार्सल, जिसको बोलते हैं डार्सल रेमस, है ना। अब आप देखना, एक एक वर्ड को मेरे पकड़ के चलना कि ये कैसे कहां पर सप्लाई दे रही है। हम एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं तो हम किस लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं? ये रेमस सोमेटिक मोटर फाइबर, सोमेटिक मतलब सेल, सेल का जो मोटर फाइबर होता है, सोमेटिक सेंसरी फाइबर जो सेंसरी फाइबर होता है, और वहां के ऑर्गन विसरल मोटर फाइबर को कैरी करते हैं। यानी ये जहां से निकल रही है वहां पर मोटर, सेंसरी और उस विसरा के अंदर की जो उसकी पर्टिकुलर स्वयं की जो विसरल मोटर फाइबर हो रही है उसको भी कैरी करती है दोस्तों। इसीलिए पोस्टीरियर रेमी एंटीरियर रेमी की तुलना में स्मॉलर होती है। पोस्टीरियर रेमी बहुत छोटी होती है, लेकिन जो इंटरनल रेमी होती है ना, बहुत लंबी होती है दोस्तों, क्योंकि उसको बहुत सारे ऑर्गन को सप्लाई करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों याद रखना, जब ये आप देख रहे हो, ये मसल्स को, जॉइंट को, स्किन को, आपके ट्रंक की जो पोस्टीरियर पार्ट की स्किन होती है, पोस्टीरियर पार्ट की स्किन होती है, उसको सप्लाई कर रही है। अर्थात यहां पर आप जब इस पोस्टीरियर रूट को देख रहे हो, ये पोस्टीरियर रूट पूरी की पूरी दोस्तों, यहाँ की जितनी भी मसल्स है, यहाँ के जितने भी जॉइंट्स है, यहाँ के जितने भी स्किन है, यहाँ के जितने भी ट्रंक का जो पोस्टीरियर पोर्शन है, उसकी पूरी स्किन को सप्लाई कर रही है दोस्तों आपके पोस्टीरियर या डॉर्सल रेमस। अब उसका बेनिफिट उठाओ, आप पूरे यहां से यहां तक, ऊपर तक, बैक साइड में उसका बेनिफिट उठाओ। उसके अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होंगे जो लॉन्ग लेवल पर यहाँ पर कनेक्ट होंगे और शॉर्ट रेमस के रूप में कनेक्ट होंगे, सभी को यहां से स्पाइनल कॉर्ड से आप स्टिमुलेट कर सकते हो, है ना। दूसरी बात, अगर आपने पोस्टीरियर नर्व रूट की इतनी बात करी है, तो एंटीरियर रेमस पे भी अगर वेंट्रल रेमस को भी स्टडी करोगे, नर्व तो यहीं से जाएगी, है ना। तो याद रखना, एंटीरियर रेमस में जो सोमेटिक मोटर फाइबर होता है, सोमेटिक सेंसरी फाइबर होता है, विसरल मोटर फाइबर होता है, वही यहां से भी कैरी करता है ना। एंटीरियर रेमी बहुत लार्जर होता है पोस्टीरियर रेमी की तुलना में दोस्तों, और वहां की इंटरनल मसल्स को सप्लाई करता है, जॉइंट को सप्लाई करता है, ट्रंक के ये जो पैड है, इस पूरे एंटीरियर और ये लेटरल स्किन को, और स्पेशल अपर और लोअर लिम्ब को सप्लाई करता है। याद रख लेना इस बात को, ये आपके अपर लिम्ब और ये आपका लोअर लिम्ब, इनको भी सप्लाई यहीं से होगा, लेकिन इंटरनल रेमिस के लेवल पर होगा, याद रखना, है ना। इसीलिए जो आपकी पसलियों के बीच में जो पाई जाती है उसको क्या बोलते हो आप? कौन सी नर्व बोलते हो? इंटरकोस्टल नर्व, है ना। इंटरकोस्टल नर्व 2nd से 12th थोरेसिक स्पाइनल नर्व की एंटीरियर रेमी के द्वारा फॉर्म होती है दोस्तों। याद रखना, ये जो इंटरकोस्टल नर्व है, आप जो थोरेसिक रीजन पे जाएंगे, थोरेसिक रीजन पे जो 2nd थोरेसिक वर्टिब्रा से 12th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे जाएंगे, वही यहाँ पर उसकी जो एंटीरियर रेमी के
जो मतलब आप अंदर की जो रेमी देखेंगे उसके द्वारा पूर्ण रूप से फॉर्म हो रही है। इसीलिए दोस्तों ये नर्व किसी भी प्रकार का प्लेक्सस को फॉर्म नहीं करती, किसी भी प्रकार का प्लेक्सस नहीं बनता यहाँ पर केवल जो आपके रिब्स के बीच की जो मसल्स है, जिसको आप इंटरकोस्टल मसल्स कह रहे हो, उसके बीच के जो स्पेसेस होते हैं इन बिटवीन रिब्स के बीच में जितनी भी वहां पर आपको दोस्तों इंटरकोस्टल स्पेस है, वहां पर स्थित स्ट्रक्चर को डायरेक्टली सप्लाई कर रही है ना, यहाँ पर इन स्ट्रक्चर को डायरेक्टली सप्लाई कर रही है। आप अगर इसका फीडबैक देखना चाहते हैं, आप चेस्टाइल उपयोग करते हो ना, कितने लोगों ने चेस्टाइल उपयोग किया, कितने लोगों ने केवल चेस्टाइल लगाकर न्यूमोनिया ठीक किया, प्लूरिसी ठीक किया, सर्दी खांसी ठीक करिए, हम लोगों ने ढेर सारा ठीक किया दोस्तों। आप में से कई लोगों के पास ऐसे जबरदस्त फीडबैक्स हैं जो केवल इंटरकॉस्टल स्पेस पे अप्लाई करने के द्वारा ही आप लोगों ने फीडबैक किए। अगर नहीं तो मुझे बता दीजिए कितने लोग हैं, है ना। इसीलिए याद रखना ये इंटरकॉस्टल नर्व स्पेशल 12 to 12 मतलब 2nd to 12 थोरेसिक नर्व के द्वारा ही सप्लाई हो रहा। एंटीरियर रेमी की ब्रांचेस हैं दोस्तों, इनमें कोई प्लेक्सस नहीं बनता, डायरेक्ट इंटरकॉस्टल को सप्लाई हुई। यानी आप वही ऑयल उसी 2nd से 12 आपके थोरेसिक वर्टिब्रा पे भी लगा देंगे बैक साइड में, वही इफेक्ट नजर आएगा जो चेस्ट के लेवल पर आएगा। आप माताओं को देखिए जो विक्स होती है बच्चों को न केवल यहाँ मालिश करती है, इवन बैक साइड में रिब्स के ऊपर भी लगा देती है और उसका बेनिफिट उठा देती है ना। आपको याद रखना है ये बहुत टिपिकल है लेकिन बहुत ही सच्चाई है दोस्तों, इसमें आप केवल उपयोग करना सीखिए। आपको आपके पास तो बड़े बड़े हथियार है भाई, आप अगर उपयोग कर लेंगे तो आप बहुत शानदार रिजल्ट लेंगे, है ना। याद रखना मंगलवार आपको ओपन करूंगा मैं नेजल ड्रॉप के 3 प्रोटोकॉल, अलग अलग नेजल ड्रॉप, अम्बिलिकल कॉर्ड के 3 प्रोटोकॉल अलग अलग, ठीक है। याद रखना दोस्तों, और बिल्कुल साइंटिफिकली बताऊंगा, साइंटिफिकली आपको नर्व के लेवल पर बताऊंगा और नर्व से रिलेटेड आपको पूरे फंक्शन बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। आज का लास्ट हम बात कर लेते हैं मेनिंजियल ब्रांच। याद रखना दोस्तों ये ब्रांचेस सोमेटिक मोटर, सोमेटिक सेंसरी, विसरल मोटर नर्व का कैरी करने का काम करती है दोस्तों। सभी प्रकार की मेनिंजियल ब्रांचेस जो होती है दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड का जो इनिशियल पार्ट से अराइज होती है, जो मेन पार्ट होता है ना बैक में, है ना। और याद रखना इंटरवर्टिबल फोरामेन के थ्रू रन करती है, ये जो इंटरवर्टिबल फोरामेन है ना इसके थ्रू इंटरनल लेवल पर रन करती है। और स्पेशल याद रखना आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजस, है ना, याद रखना पूरे स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजस, लिगामेंट्स, ड्यूरामेटर, ब्लड वेसल्स, फैसेट्स, जो छोटे छोटे फैसेट्स होते हैं, गुफाएं, है ना, जॉइंट्स, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, याद रख लेना अगर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, इंटरवर्टिब्रल डिस्क और वर्टिब्रा के पेरियोस्टियम को सप्लाई करती है। इस वर्टिब्रा की जो पेरियोस्टियम इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है, कोटिंग होती है, उसको सप्लाई करती है। तो इसी में तो बल्जिंग होगा, इसी में तो हर्निएटेड डिस्क होगा, इसी में से तो फ्लूट बाहर आएगा, इसी में से एक गादी मोटी हो गई एक साइड से, एक पतली हो गई, है ना। याद रख लेना उसको पूरी नहीं बना सकते हो, है ना, पूरा नहीं बना सकते बिकॉज S2C2 S3C3 इसके आधार पर S5C4 ये नेक्स्ट, और पहले आरी का उपयोग देन जी का उपयोग पूरा हील कर देगा, तो याद रखना, ठीक है। लास्ट रेमी कम्युनिकेशन, चौथा पॉइंट जो हमने कहा स्पाइनल नर्व की ब्रांचेस होती 4 होती है। चौथा पॉइंट दोस्तों जो रेमी कम्युनिकेशन होते हैं ये भी 4 प्रकार से, यानी यहाँ पर आपको छोटा छोटा ट्रैक नजर आता है लेकिन यहाँ तो 2 ही ट्रैक होता है, एक व्हाइट मैटर एक ग्रे मैटर, है ना। ये रेमस कम्युनिकेशन वो ब्रांचेस होती है दोस्तों जो स्पाइनल नर्व और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की जो सिंपैथेटिक डिवीजन होती है उसके बीच में कम्युनिकेटिंग करती है। याद रख लेना इस बात को, यानी ये वो ब्रांचेस होती है जो स्पाइनल नर्व निकल रही है और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो ब्रेन से द्वारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक कनेक्ट है उसमें जो सिंपैथेटिक डिवीजन है उसके द्वारा कम्युनिकेट करती है दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, 2 रेमाई से कम्युनिकेट करती है ना। कौन सी? ग्रे रेमस कम्युनिकेशन, व्हाइट रेमस कम्युनिकेशन, यानी ग्रे मैटर व्हाइट मैटर से कनेक्शन करना, ठीक है। अगर कनेक्शन कर रहे हैं तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का दोनों का कनेक्शन है, इसीलिए ग्रे रेमाई कम्युनिकेशन स्पाइनल नर्व के सभी 31 पेयर जो सिंपैथेटिक चेन होती है दोस्तों उससे फाइबर को कैरी करने का काम करेगी। यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जब इससे कनेक्ट करेगा पूरे के पूरे 23 स्पाइनल नर्व से कम्युनिकेट करके जाएगा दोस्तों। इसीलिए व्हाइट रेमी कम्युनिकेशन केवल सिंपैथेटिक चेन की जो फर्स्ट 2
पहली दो लंबर स्पाइनल नर्व और सभी थोरेसिक नर्व से फाइबर को कैरी करने का काम करता है। बस इतना समझ जाना आप कि लंबर की दो और थोरेसिक की सभी नर्व से फाइबर को कैरी करता है। इतना याद रख लेना बस। रेमी कम्युनिकेशन विसरल मोटर और विसरल सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, अर्थात विसरल ऑर्गन से विसरल ऑर्गन को भी, यानी विसरल ऑर्गन से ब्रेन और विसरल ऑर्गन को ब्रेन से भी, ये दोनों यहां पर कनेक्ट करती है। अर्थात स्पाइनल नर्व बहुत बड़ा बैलेंस क्रिएट करता है, जो सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, जिसके माध्यम से आपके बॉडी के ऑर्गन काम कर रहे हैं, उनके बीच में एक बैलेंस निर्धारित करता है। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है आपके लिए। अगर आप स्पाइनल कॉर्ड पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन अगर आप करते हैं, इंटरनल एप्लीकेशन करते हैं, तो मेरा नाम आपको याद रखना है दोस्तों, कि मेरा मन है कि अगर आपने ये चीज को समझ लिया तो आपने सब समझ लिया। वो कैसे, ट्यूसडे हम लोग देखेंगे दोस्तों। स्पाइनल नर्व प्लेक्सस है ना, पूरा स्पाइनल कॉर्ड को खोल के देखेंगे कहां से कैसे कैसे इसका कनेक्शन हो रहा है, बॉडी के कौन से ऑर्गन इससे कनेक्शन जनरेट कर रहे हैं, ये हम लोग देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो दोस्तों। जी अशोक सर, अशोक सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर मैंने ये पूछना था कि जो फास्फोरस होता है, जैसे वो 4 होना चाहिए, किसी का 8.8 हो जाए, तो ये क्या कारण हो सकता है? क्या चीज सर? फास्फोरस सर, फास्फोरस जो आता है यूरिन में चेक फास्फोरस। हाँ फास्फोरस सर। फास्फोरस सर बोन से जुड़ा हुआ है, बोन का फंक्शन कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो रहा है ना। बॉडी में हर जगह पे फास्फोरस की जरूरत होती है सर। कैल्शियम फॉस्फेट फास्फोरस के रूप में ही होता है ना। अच्छा सर, से रिलेटेड तो आप जी हाँ ठीक है सर, क्या करना चाहिए इसके लिए? कुछ नहीं, आप बैलेंस कर रहे हो ना S6 L1Y से, है ना। हाँ दे रहा सर, S5C4G कर दो, साथ में लीवर ड्रॉप चला दो, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। सर वो किडनी पेशेंट है ना, उसका क्रिएटिनिन 5 चल रहा है इस वक्त। ये पहले तो ठीक हो गया था, इसीलिए तो हो रहा है ना सर, इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रही है उसको। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी मुकेश बाबू गुप्ता सर। सादर प्रणाम सर। जी सर, आज आपका टॉपिक क्लियर हो गया क्यों? जी सर। सर कल बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, आपने वीडियो देखी होगी सर। 5 महीने से बिस्तर पे था जी। उसको कई रेफरेंस से लेके आए थे, पकड़ के रिक्शे में से उठा के गोदी में लेके आए थे, और अपने आप दंड बैठक भी मारी है, लेटा भी है और बैठा चला, अपने आप सीढ़ियां उतरा और आधी किलोमीटर तक चलवा के भी वापस बुलाया। मैंने कहा कोई दिक्कत हो तो आप बताना। और आज सर वो जॉब पे गया है। वेरी गुड सर, बधाई आपको। अरे सर सब आपके आशीर्वाद से है सर, आपने जो चीज हथियार ऐसा दिया हुआ है उसको कुछ। मगर सर मेरा एक केस जो है सर वो फेल हो गया, जो घुटने से नीचे उनके लेडी को मैं ये सारी चीजें दे चुका, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंटरनल भी दिया, तो सर मगर उनका नर्व पेन नहीं जा रहा था। वो मतलब उनके घुटने से नीचे पेन खत्म ही नहीं हुआ वो। मैंने फिर आज मैंने उसका रीजन बताओ। देखो, जब भी नर्व पेन इस प्रकार का अफेक्शन होता है ना, आप हर प्रोटोकॉल के साथ A1 या A2 200 जरूर देना। सर वो तो मैं देता ही, आपने जब से बताया है 200। हाँ, A1 और A2 200 ऐसे प्रोटोकॉल में हमेशा देना आप, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ वेसल्स के लेवल पर कोई कंजेशन हो रहा हो, यानी कहीं पर भी जो सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर नहीं जाएगा, तभी वहां पर पेन आएगा। यह याद रखना है ना। तो आप वहां पर A1 A2 का 200 दे दो और वो ठीक होना चाहिए सर। सर मैंने देख के देखा ना, तो दोनों का ही फर्क नहीं पड़ा, उनको 1% भी असर नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं, आप S1W न्यूट्रल डाइल्यूशन में दे दो आप। जी सर, बाकी सर आप
वेलकम। चलिए बहुत बढ़िया सर। जी विनोद कुमार सर, डॉक्टर विनोद कुमार सर। विनोद सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विनोद सर। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया विनोद सर। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे अपन ये सेंसेशन ब्रेन को पहुंचा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड के जरिए से, तो ऐसे ही सेंसेशन हम मेंटल के जरिए भी पहुंचा सकते हैं, नर्व एंडिंग के जरिए से? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं सर। उसका फर्स्ट ऑर्डर सबूत, न्यूरॉन। बिल्कुल उसका सबूत दूंगा आपको मैं ट्यूसडे। जी नेजल वही से मैं भी, कहना चाह रहा नेजल से भी और अम्बिलिकल कार्ड से भी, और प्रूफ आप सभी था। को सर करना है। नेजल से तो डायरेक्ट ही जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा ब्रेन और से, फैक्ट्री नर्व के द्वारा। बिल्कुल। और यहाँ स्पाइनल कॉर्ड, Cerebral अम्बिलिकल कार्ड से भी बताऊंगा सर मैं आपको। बिल्कुल सर, क्लियर होता जा रहा है, बिल्कुल शीशे की तरह से। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो दिमाग से उतर रही है। बिल्कुल फिट हो गई सर, दो बार करने से तो मजा आ गया। मजा आ गया। थैंक यू सो मच सर। जी जी भुवनेश्वर साहू सर, डॉक्टर भुवनेश्वर साहू सर, बहुत दिन बाद। साहू सर। जी सर नमस्कार। नमस्ते सर, बहुत दिन बाद आवाज सुना रहे हो यार। जी सर ऐसा है ना कि आपके क्लास तो में सारे पिक्चर क्लियर हो जाता है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही सर। सर थैंक यू वेरी मच। जी है ना, सारी जी चीज एकदम एकदम जी पिक्चर क्लियर हो जाता है पूरा। सर बस फिर सुपर हिट होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में सुपर हिट होना चाहिए पिक्चर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 करेंगे सर, आपका आशीर्वाद है तो सब चीज संभव है। बिल्कुल, भाभी तो कर ही रहे हैं, आप भी कर ही रहे हो सर, देवांगन सर भी कर रहे हैं, दबा के काम कीजिए सर। जी बहुत जी बढ़िया। जी 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 बहुत बहुत ओके सर, थैंक यू सर। जी 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 अब्दुल रऊफ मुल्ला सर, जी डॉक्टर अब्दुल रऊफ मुल्ला सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वही बात समझ में नहीं आई, फोरामेन मैग्नम के CS2C2 वर 1। जी फोरामेन मैग्नम में जो आपने बताया कि S2C2 वर 1 का क्या? मैग्नम में नहीं बताया S2C2 वर्वन मैंने जी, बताया ऐसे फ्लूट के लेवल पर, फ्लूट अच्छा। टिश्यू फ्लूट के लेवल पर। ठीक है, इसके ऊपर। जी ओके ठीक है।